नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बीजेपी को झटका, सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और कई विधायक। मौर्य बोले, लड़ाई 85 बनाम 15 की। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर नरसिंहानंद ने पुलिस से कहा, तुम सब मरोगे। और दिल्ली में गाजीपुर में संदिग्ध बैग से मिला आईवी और गड्ढे में किया गया ब्लास्ट। और कोरोना के मामले में संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, भारत में जल्द बढ़ेंगी मौतें। इसके पहले कि आज की मैं पहली खबर के बारे में आपको बताऊं और श्रद्धांजलि देना चाहती हूं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति के लिए। वो हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान, जिनका अचानक से निधन हो गया। 62 वर्ष के थे कमाल खान और हम सब की जानकारी में और जितना हम सब उन्हें जानते थे, तो आज एक बहुत ही प्यारा साथी हम लोगों ने खो दिया है। कमाल सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे पत्रकार, जो कि उनका जो एक कविता कहने का अंदाज रहता था, न्यूज़ में वो मिलाते थे और उस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे। हमेशा किताब उनके हाथ में होती थी, खबर एक तरफ होती थी और दूसरे हाथ में एक किताब होती थी और हमेशा पढ़ने लिखने का बहुत शौक रखते थे कमाल। तो आज एक बहुत ही बड़ा वॉइड उन्होंने छोड़ दिया है और उस कमी को शायद हमेशा हम सब महसूस करते रहेंगे। एक बहुत प्यारा साथी और एक बहुत ही पत्रकारिता का एक महान योद्धा आज इस देश ने खोया है। हम सब उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार के लिए कामना करते हैं कि ऐसे घड़ी में उन्हें ताकत दे और शक्ति प्रदान करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर है जिस तरीके से सपा में सारे जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं वो धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। आपने बहुत सारे नाम सुने थे और आज औपचारिक रूप से आज स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ जितने भी नाम हैं, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर, मुकेश वर्मा, रोशन लाल वर्मा, विनय शक्या, अपना दल के चौधरी अमर सिंह, यूसुफ अली, नीरज मौर्य, हरपाल सैनी शामिल हुए। ये सारे लोग आज सपा में शामिल हुए और दारा सिंह 16 जनवरी को बताया जा रहा है कि सपा की सदस्यता लेंगे अपने सारे समर्थकों के साथ। और ये जो शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, एक वर्चुअल रैली के माध्यम से आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और अखिलेश यादव भी उसमें मौजूद थे। और अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एक पगड़ी पहनाई और जो धर्म सिंह सैनी हैं उन्होंने कहा कि अगर कोरोना का काल नहीं होता तो हम अखिलेश यादव के स्वागत में 10 लाख की भीड़ खड़ी कर देते। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश का स्वागत तो होता ही, लेकिन मैं आप सबको ये भी बता दूं कि 2022 का यूपी चुनाव अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन 2024 के लिए वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। उधर स्वामी प्रसाद अगर मौर्य की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी के इतिहास का अंत है आज का दिन, और बीजेपी के नेताओं की नींद इस समय बिल्कुल हराम हो चुकी है और बीजेपी ने दलितों को, पिछड़ों की आंखों में धूल झोंका है और धूल झोंक कर ही सत्ता हासिल की है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़े और जो दलित वर्ग है वो सरकार को बनाता है और मलाई सरकार में खाने वाले उच्च जाति के लोग होते हैं और जो अगला वर्ग है वो मलाई खाता है सत्ता की। और उन्होंने कहा कि मैं जिस पार्टी में रहता हूं वो पार्टी नंबर 1 होती है। मायावती का उन्होंने नाम लिया कि जब तक मैं पार्टी में था तब तक बहन जी की जो पार्टी थी वो नंबर 1 थी। उसके बाद मैंने छोड़ा, आपने देखा कि क्या हाल हुआ और अब यही हाल बीजेपी का भी होगा। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि जो गरीबों का जेब काटकर तिजोरी भरने में लगे हुए हैं जितने भी बीजेपी नेता हैं, तो एक कड़ा संकेत है और यहाँ पे वाकई में बीजेपी के होश इस समय उड़े हुए हैं। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तमाम जो विधायक हैं और जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं जो उपेक्षित समाज है, दलित, अति पिछड़ा वर्ग, वो कहीं ना कहीं आज बीजेपी से नाराज है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी उपेक्षा की गई है। अब ऐसे में बीजेपी इस उपेक्षित समाज को क्या मुंह दिखाएगी? कितने दिन तक बीजेपी ये कहेगी कि हमने
सबका साथ सबका विकास किया, हमने सारी जन कल्याण वाली जो योजनाएं हैं वो सब तक पहुंचाई। लेकिन जो ओबीसी है, दलित है, अति पिछड़ा वर्ग है, वो आज कहीं ना कहीं नाराज है। और अगर जिस तरीके का मोबिलाइजेशन हम इस समय ग्राउंड पर देख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जितने भी विधायक जो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो इन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की वजह से वो गैल्वेनाइज हो जाएगा। और अगर वो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी स्वामी प्रसाद मौर्य से ही जुड़ी हुई है, जो कि आज उन्होंने समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए और आज उन्होंने एक नया नारा दिया। और वो नारा एक जवाब था योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी का चुनाव अब 80 बनाम 20 है, जिसमें कि धार्मिक जो विभाजन है उसका संकेत दिया गया, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो लगभग 19 से 20% है और 80% हिंदू हैं। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि 80 बनाम 20, जिसके बाद बीजेपी तमाम सफाई दे रही थी कि नहीं, वो 80% लोग हैं वो राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं और तमाम तरीके की बातें की। तो उसी बात का जवाब देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि यूपी की जो लड़ाई है वो 85 बनाम 15 की है। और उन्होंने एक नया नारा दे दिया, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। और ये उन्होंने कड़ा जवाब योगी आदित्यनाथ को दिया। और योगी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये आंकड़े थोपने की कोशिश हो रही है कुछ पार्टियों द्वारा यूपी पर, ये सही नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी की नींद वाकई में उड़ गई है और ये जो कुंभकर्णी नींद है, इससे बीजेपी अब उठेगी तो वाकई में इसके होश उड़े के उड़े रह जाएंगे। साथ में ये भी कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि बीजेपी के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और उन्होंने साथ में बिना अमित शाह का नाम लिए उन्होंने कहा कि कोई अपने आप को चाणक्य बताता है, कोई महारथी कहता है। और साथ में उन्होंने कहा कि आपके पास, बीजेपी को उन्होंने एक चुनौती दी है और कहा है कि आपके पास जो भी दांव है आप उस दांव को खेल लीजिए, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूं और जो भी कर सकूंगा वो करूंगा बीजेपी को पटकनी देने के लिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पहले केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अंत में जाकर योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस बात को कह रहे हैं कि दलितों, पिछड़ा वर्ग और जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसकी अपमान किया है एक तरीके से बीजेपी ने, जिसका जो उपेक्षित समाज है उसका ध्यान नहीं रखा है बीजेपी ने, तो बार बार इस नैरेटिव को उछालने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये जो 85 बनाम 15 का नारा है, ये कहीं वाकई में बीजेपी को महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि 85% जो ओबीसी की जो पॉपुलेशन है, अगर वो एकजुट हो जाती है बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी को पृथ्वी की कोई भी ताकत यूपी का चुनाव जिता नहीं सकती है। लेकिन एक कड़ा मुकाबला है, बीजेपी के लिए राह आसान तो नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें तो उनके लिए भी राह आसान नहीं है और बहुत आसान नहीं है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जिन बातों को कह रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके का दमखम स्वामी प्रसाद मौर्य और ये तमाम लीडर्स लगा पाते हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं हरिद्वार धर्म संसद मामले पर। और आपने देखा था कि जिस तरीके से जो 17 और 19 दिसंबर के बीच में हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, मुसलमान समुदाय के खिलाफ जो साधु संत थे उन्होंने जहर उगला था। और उसके बाद अब पहली गिरफ्तारी जितेंद्र नारायण त्यागी की हुई है, जो कि वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, उसके बाद जितेंद्र नारायण त्यागी का नाम उन्होंने अख्तियार कर लिया। और इसके बाद ये पहली गिरफ्तारी है जितेंद्र नारायण त्यागी की। लेकिन इस गिरफ्तारी से कौन भड़का? यति नरसिंहानंद, जो कि एक बहुत ही जाने माने हिंदू, अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं। और उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि वो पुलिस से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैं तीनों मामलों में त्यागी के साथ हूँ। और उन्होंने अगर ऐसी बात कही है तो वो अकेले नहीं हैं। और तब बाद में जो पुलिस वाले थे वो उनसे कह रहे हैं कि अब आप गाड़ी से बाहर जाइए ताकि हम जो जितेंद्र नारायण त्यागी की जो गिरफ्तारी है उसकी प्रक्रिया हम शुरू कर सकें। तब यति नरसिंहानंद और भड़क जाते हैं और वो पुलिस से क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि तुम कब मरोगे, तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को भी। तो एक तरीके से वो संकेत दे रहे हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम सब मरोगे, तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे। इस तरीके का एक अभिशाप और शाप दिया है यति नरसिंहानंद ने उन पुलिस वालों को जो कि
जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी कर रहे थे। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस अगर अपना काम कर रही है और यति नरसिंहानंद जैसे लोग उनको इस तरीके का बुरा भला कहते हैं, उनको बुरी भली बातें कहते हैं, तो आखिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यति नरसिंहानंद के खिलाफ क्यों नहीं कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते? ये सारी आज कहने वाली बातें हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बोलती है, कोई कार्रवाई करने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इन हिंदू साधु संतों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, हिंदुत्व वोटर नाराज हो जाएगा। यहाँ पर हिंदुत्व के नाम पर एक तरफ से तो हम हिंदू वोटरों को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमने साधु संतों को नाराज कर दिया तो ऐसे में जो बची खुची जो साख है बीजेपी की, वो भी नष्ट हो सकती है। तो सिर्फ चुनाव के डर से न बीजेपी के कोई नेता, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न गृह मंत्री अमित शाह, न योगी आदित्यनाथ, कोई भी कड़ी कार्रवाई के मूड में नहीं है। फिलहाल ये पहली गिरफ्तारी हुई है, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और कहा है कि 10 दिन बाद इसको लेकर सुनवाई होगी, और उन्होंने नोटिस जारी किया है उत्तराखंड सरकार को, दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ अपने जवाब में ये तीनों पार्टीज कहती हैं। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही शर्मनाक ये हादसा हुआ है जो भारत की छवि को तार तार कर रहा है पूरे विश्व में। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं किस तरीके से जैसे जैसे 26 जनवरी पास आ रहा है, दिल्ली की राजधानी में खतरा बढ़ने लगा है। आज गाजीपुर का जो बॉर्डर है वहां पर एक बैग मिला और उस बैग में RDX और अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। हालांकि जब पुलिस को इत्तला की गई, करीब 10:15 बजे पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके बाद NSG का दस्ता आया और उसने उस बैग को डिफ्यूज किया। और आप ये सोच सकते हैं कि ये जो फूलों की मंडी थी जहां पर ये संदिग्ध हालात में ये बैग पाया गया, लावारिस ये बैग पड़ा हुआ था और कुछ भी हो सकता था। और अगर इस तरीके का बैग जिसमें कि अमोनियम नाइट्रेट और RDX भरा हो, अगर वो ब्लास्ट कर जाता तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जानें इस समय जा सकती थी। और ये वाकया कब हुआ है? ये सामने तब आया है जब 26 जनवरी से हम कुछ ही दिन दूर हैं। और पुलिस वालों का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि बहुत एक कड़ी रेकी की गई थी, बहुत छानबीन की गई और तब जाकर जो भी आरोपी है उसने इसमें बैग रख कर गया है। अब एक केस रजिस्टर हो गया है एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत, लेकिन दिखाता है कि किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो चाक चौबंद नहीं है। भले ही सरकार ये कहती रहे कि हमारी सुरक्षा बहुत कड़ी है और हम आतंकवादियों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने गाजीपुर की फूल मंडी में इस तरीके से बैग रखकर वो छोड़कर चले गए। और मंडी का इलाका ऐसा है कि आसपास पुलिस भी होती है। पुलिस को इस बात की इत्तला क्यों नहीं मिल पाई? कौन वो लोग थे? पुलिस ने क्या अपनी ठीक से पड़ताल नहीं की थी, लोगों की जांच नहीं की थी जो लोग वहां आ रहे थे? ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से पुलिस के सुरक्षा जो इंतज़ाम है उसकी पोल खोलती है। और एक बहुत ही वल्नरेबल टाइम्स में हम जी रहे हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सुरक्षा कितनी पुख्ता है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। पर में बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के बारे में जो कि वाकई में चौंकाने वाली है। और ये UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स यानी कि WESP रिपोर्ट 2022 की है, जिसमें कि ये कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट के जरिए जो भारत में मौतें हुई थी अप्रैल और जून के बीच में वो लगभग 2,40,000 थी। और जो बहुत ही चौंकाने वाली बात संयुक्त राष्ट्र ने कही है कि इसी तरीके से भारत में ये मौतें बढ़ सकती हैं। यानी कि जो मरने वालों का आंकड़ा है, अभी तक हम ये कह रहे थे कि देखिए हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, मौतें कम हो रही हैं, तो संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट से वाकई में अब डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने दूसरी लहर में जिस तरीके का मंजर देखा था कहीं वही ना देखना पड़ जाए। तो वाकई में बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगभग हम 3 लाख का आंकड़ा अब पहुंचने वाले हैं। 2,60,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। उधर ओमिक्रॉन वेरिएंट की अगर हम बात करें तो वो संख्या भी केसेस की लगातार बढ़ती जा रही है। प्राइवेट ऑफिसेस को दिल्ली में बंद कर दिया गया है, तमाम रिस्ट्रिक्शंस और प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन चुनावी रैलीज भी 15 तारीख तक के लिए बंद कर दी गई हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कोरोना को हम कैसे काबू में लाते हैं, टीकाकरण कितना जल्द से जल्द कराया जाए। लेकिन जो ये संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है ये वाकई में भारत के लिए चिंताजनक है।
और इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।